Hello, how are you? Welcome back to Manpal Maths. गोल्ड डिफेंस एग्जाम एनडीए नेवी एयरफोर्स एफकेट सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्लास नंबर 25 है। बहुत ही दिनों बाद अपनी इस फंक्शन वाली क्लासेस से मुलाकात हो रही है। आई होप आपने 24 क्लासेस को कंप्लीट कर ली होंगी। इसका मतलब ये होगा कि आपका बेसिक कंप्लीट हो चुका है। बेसिक के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी तक बेस बना रहे थे। अब होता है हमारे पास में रियल फंक्शन स्टार्ट। ठीक है, काफ़ी टाइम लगा बेस बनाने में, लेकिन अब दिक्कत नहीं आएगी। रियल फंक्शन क्या होगा, क्या कुछ चीज़ें होंगी, सारी की सारी डिस्कस करेंगे। जीरो टू हीरो क्लास में आपका स्वागत है। मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका। फंक्शन फलन की 25 नंबर क्लास अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपने 24 वीडियोस अच्छे से देख लिए होंगे। वहां से कि रेंज डोमेन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्राफिक्स अपने को पता होनी चाहिए। चलिए क्लास का स्टार्टिंग करते हैं। फंक्शन क्या होता है उसके ऊपर थोड़ा सा जिक्र करेंगे, उसके बाद देखेंगे एक एक चीज़। सबसे पहले बात करें फंक्शन जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो उसकी डेफिनेशन हम ये बोलेंगे कि ए फंक्शन शे एफ एक्स, उसका नाम दे दिया एफ एक्स, इज ए रूल, एक रूल है, या क्रॉसपोंडेंस विच रिलेट्स ईच एंड एवरी एलिमेंट। देखो जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए गिवन सेट ए टू ए यूनिक एलिमेंट। ये जहां जहां रेड कलर किया गया ये इंपॉर्टेंट है। ईच हो गया, एवरी हो गया और यूनिक हो गया, एलिमेंट टू ऑफ अनदर गिवन सेट बी। ये क्या है अभी अभी डिस्कस करेंगे। पहले आप ये दोबारा पढ़िएगा। ए फंक्शन एफ एक्स इज ए रूल या correspondence which relates each and every element of given set A to a unique element of another given set B। ठीक है, चलिए अब जो इंपॉर्टेंट नोट है वो क्या है कि सेट ए जो कहलाएगा, जो अपन ने पहला सेट लिया है वो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा, एंड सेट बी जो होगा उसे कोडोमेन ऑफ फंक्शन बोलेंगे। बहुत सारे लोग इसे रेंज बोलते हैं, रेंज नहीं होता, एक्चुअली कोडोमेन होता है। ठीक है, दोबारा देखिएगा। जब हमने ये चीज पढ़ी थी तो आपको ये बताया था कि एक सेट से दूसरे सेट के अंदर वो फंक्शन डिफाइन होगा। तो पहला सेट जिसे ए बोला गया था उस सेट ए होगा क्या, एक्चुअल में वो फंक्शन का डोमेन होगा, और जो यूनिक एलिमेंट ऑफ अनदर गिवन सेट बी था वो हमारे को कोडोमेन देगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास में ये आ गया, ये मान लो अपने पास में सेट ए है, ये हमारे पास में सेट बी है। ए के अंदर अपने को दे रखे कुछ एलिमेंट, सपोज दैट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, तीन एलिमेंट दे रखे। बी के अंदर भी हमारे को एलिमेंट दे रखे बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, तीन एलिमेंट यहाँ पे दे रखे। पहली बात कि यहाँ पे इस वाले को हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। इस वाले को क्या बोलेंगे, हाँ कोडोमेन बोलेंगे, रेंज नहीं कोडोमेन। ये होगा डोमेन कोडोमेन। क्लियर होगा? एक ए सेट से दूसरे सेट बी के अंदर हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन है, ऐसा हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब मान लो अपन कुछ लगाते हैं यहाँ पे सोल्व करने के लिए कि अल्फा 1 का जो रिलेशन है वो बीटा 1 के साथ है, इस हिसाब से। फिर अल्फा 2 का जो रिलेशन है वो भी बीटा 2 के साथ है, और अल्फा 3 का है वो भी बीटा 2 के साथ में। अब एक बात बताओ, जब हमने एरो लगाने स्टार्ट किए तो आपको पता चला कि यार बीटा 1 बीटा 2 जो है उनके ऊपर तो एरो आ रहे हैं, बीटा 3 के ऊपर एरो नहीं आ रहे। जिन पे एरो आ रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो एक चीज यहाँ पे आपको क्लियर होगी कि रेंज और कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन सेट बी पूरा का पूरा होता है, जहां पे अपने को वैल्यूज मिल रही है वो रेंज होती है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एक कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं कि रेंज की जो वैल्यू होती है वो लेस देन होती है या इक्वल्स टू होती है कोडोमेन के। लेकिन ये एक वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक सेट है। तो सेट के लिए हम क्या बोलते हैं, सेट के लिए हमने सेट में पढ़ रखा है कि इस हिसाब से अपन दिखाते हैं प्रॉपर सबसेट की तरह। ठीक है, इस टाइप से अपन बोल सकते हैं प्रॉपर सबसेट, या फिर सबसेट बोल दो कि रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है। रेंज के अंदर जितने एलिमेंट आएंगे हो सकता है वो कोडोमेन के बराबर हो जाए या उससे कम ही आएंगे, ज्यादा तो कभी नहीं आ पाएंगे। ठीक है, यहां से क्या देखने को मिल रहा है, यहां से अपने को यह देखने को मिल रहा है कि नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट। कोई भी एलिमेंट को अपन छोड़ नहीं सकते। अब देखो यहां से भी एरो निकल रहा है, यहां से भी एरो निकल रहा है, यहां से भी, एक को छूटना नहीं चाहिए। इधर सारे के सारे एलिमेंट से एरो निकलना ही चाहिए।
फंक्शन दोबारा देखिएगा, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ाई है। ए फंक्शन से एफ एक्स रूल कोरोस्पोंडेज विच रिलेट्स ईच एंड एवरी एलिमेंट, यानी सारे के सारे एलिमेंट होंगे ईच और एवरी, टू सेट ए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ अनदर सेट बी। ठीक है, चलिए ये हमको एग्जाम्पल मिल गया। अब हम एक एग्जाम्पल और करते हैं। देखो वही सेट अपने पास में लेते हैं ए, एक दूसरा सेट लेते हैं बी, और हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन है ए टू बी के अंदर। अपने को ए सेट के अंदर 4 एलिमेंट दे रखे हैं, अल्फ़ा 1 दे दिया, अल्फ़ा 2 दे दिया, अल्फ़ा 3 दे दिया, अल्फ़ा 4 दे दिया। यहाँ पे हमको दे दिया गया बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ये हमको दे दिया गया। और हमें बोला गया कि अल्फ़ा 1 का रिलेशन बीटा 1 के साथ है, अल्फ़ा 2 का रिलेशन बीटा 2 के साथ है, और अल्फ़ा 3 का रिलेशन बीटा 3 के साथ है, और अल्फ़ा 4 का रिलेशन भी बीटा 3 के साथ है। तो हमें बोला गया है कि यार ये चारों से कुछ ना कुछ एरो निकल रहा है, यानी कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है। यहाँ पे हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि जो रेंज की वैल्यू होगी, जो रेंज की वैल्यू होगी, क्योंकि सारे के सारे देखो फुलफिल हो गए, तो रेंज की जो वैल्यू है हमारे पास में वो कोडोमेन के बराबर आ चुकी है। अब की बार रेंज की वैल्यू कोडोमेन के बराबर हो चुकी है। तो ये हम क्या बोलेंगे, ये एक फंक्शन है वेल डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन के अंदर सारा को सारा सिस्टम। अब क्या होता है वेल डिफाइंड फंक्शन, वो भी आज की क्लास के अंदर ही पढ़ेंगे। ये वेल डिफाइंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा। दूसरा ये कि अगर हम बात करें कि डोमेन डी ऑफ एफ का मतलब क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, ए सेट होगा पूरा का पूरा, जो ये सेट है ये पूरा का पूरा डोमेन कहलाएगा। और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, तो आपने बोला अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4। अगर हमें बोला जाए कि रेंज ऑफ फंक्शन बताओ, तो रेंज ऑफ फंक्शन देखो कोडोमेन बी होगा, रेंज बी नहीं होगा। लेकिन इस केस के अंदर पूरा का पूरे एलिमेंटों के ऊपर एरो आ रहे हैं, इसका मतलब बी के बराबर बोल सकते हो, जो क्या होगा बीटा 1, कोमा बीटा 2, कोमा बीटा 3। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। इसे अच्छे से लिखते हैं, देखो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। क्लियर है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये 2 एग्जाम्पल है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये फंक्शन एफ एक्स हो गया। इसके अंदर हमें एलिमेंट जो दे रखे हैं पहले वाले सेट के अंदर, वो दे रखे हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3। यहाँ पे अपने को दे रखे हैं बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 और बीटा 4, 4 एलिमेंट दे दिए। अब आपको ये बोला गया कि अल्फ़ा 1 का जो रिलेशन है वो बीटा 1 सॉरी फंक्शन बीटा 1 के साथ है, अल्फ़ा 2 जो है वो बीटा 2 के साथ है, अल्फ़ा 3 बीटा 3 के साथ भी है, बीटा 4 के साथ भी है, ऐसे दे दिया गया। अब आप क्या बोलोगे कि नोट ए फंक्शन, ये फंक्शन है ही नहीं एक्चुअल में। ये फंक्शन क्यों नहीं है, ये क्लियर हुआ क्या, क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो वहां पे बोला था ईच एंड एवरी एलिमेंट टू ए यूनिक, जबकि अल्फ़ा 3 2 अलग अलग कोडोमेन के एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहा है। इसका मतलब ये ऐसा नहीं है। नोट ए फंक्शन एज अल्फ़ा 3 इज नोट यूनिकली रिलेटेड, क्योंकि अल्फ़ा जो 3 है वो यूनिकली रिलेटेड नहीं है, तब हम बोलें कि ये एक फंक्शन है ही नहीं। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वही सेट हम ले रहे हैं ए टू बी फंक्शन के साथ में, ये बी हो गया, एलिमेंट आ गया अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3। यहाँ पे भी आ गया बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। तो बताओ ये फंक्शन होगा क्या, आपको पहले डायग्राम बना के दे देते हैं। ये तो इससे रिलेट हो गया और ये इससे रिलेटेड हो गया। अब बताओ ये फंक्शन है क्या, तो आपने बोला ये भी फंक्शन नहीं है, नोट ए फंक्शन। ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि एक इसका स्किप हो गया, एज अल्फ़ा 2 इज लेफ्ट। इन्होंने बोला था एक भी नहीं छूटना चाहिए, लेकिन अल्फ़ा 2 छूट चुका है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक फंक्शन नहीं है। दिस ये फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है क्योंकि सारे के सारे आ रहे हैं और यूनिकली अपने पास में रिलेट हो रहे हैं। यहाँ पे 2 एक साथ आ सकते हैं, देखो एक के अंदर दोनों घुस रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन यहाँ से 2 नहीं निकलने चाहिए, जैसे इस केस के अंदर बात थी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको अभी तक का एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन के अंदर क्या कुछ कर रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ों की तरफ। देखो नेक्स्ट चीज़ें क्या है, नेक्स्ट चीज़ नेक्स्ट नोट की तरह आप ट्रीट कर सकते हो
कि द वेरिएबल विच टेक्स इट्स वैल्यू फ्रॉम डोमेन, यानी डोमेन से अपन कोई वेरिएबल की वैल्यू लेते हैं, इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे अपन एक्स बोलते हैं। लेकिन दूसरी बात करें, द वेरिएबल विच टेक्स इट्स वैल्यू फ्रॉम कोडोमेन, जो कोडोमेन से वैल्यू हम उठाते हैं वो डिपेंड होती है, जिसे हम y बोलते हैं। जैसे मान लो हमें दिया गया कि y बराबर साइन एक्स है, तो आप x की वैल्यू कुछ भी लो, रेंज अपन डोमेन r होता है, कुछ भी ले लो, लेकिन जब आप वैल्यू लोगे तो उसके क्रॉसपोंडिंग एक y की वैल्यू आएगी, तो वो डिपेंड होगी, किसके ऊपर होगी, x के ऊपर डिपेंड होगी। तो यही चीज यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये चीज क्लियर होगी आपको, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा, वो क्या होगी देखो, वो ये है नेक्स्ट नोट कि इफ फंक्शन एफ रिलेट्स अल्फा, मान लो कोई अल्फा अपने पास एलिमेंट है जो डोमेन से बिलोंग करता है, और एक दूसरा एलिमेंट है बीटा जो कोडोमेन से बिलोंग करता है, तो हम इसे क्या लिखेंगे कि फंक्शन के अंदर एफ एक फंक्शन था, उसके अंदर अल्फा रखा, तब हमें क्या वैल्यू प्राप्त हुई, एक बीटा प्राप्त हुई। तो इसे लिखने का ये तरीका होता है, ठीक है, इसे लिखने का क्या तरीका होता है, ये वाला तरीका होता है। कैसे होता है अभी समझ में आएगा। देखो अभी ये चीज समझ में आ गई कि एक फंक्शन के अंदर अल्फा रखा तो उसका आंसर क्या आएगा, बीटा आएगा। अब जैसे मानो हम ये बोलेंगे कि इन द केस बीटा जो है, जो बीटा है वो क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है अल्फा का अंडर फंक्शन एफ एक्स। इसका मतलब देखो कि अल्फा अपन एक वैल्यू रखी, उसके क्रॉसपोंडिंग बीटा वैल्यू आ गई, तो हम क्या बोलेंगे कि बीटा जो है वो इमेज है अल्फा की। और ऐसे ही हम दूसरा बोलेंगे कि अल्फा जो है वो बीटा की क्या कहलाएगी, प्री इमेज कहलाएगी। तो यहां पे आप प्री इमेज लिख लीजिएगा, गलती से हो गया, इसे इमेज को काट के ऐसे लिख लो आप, प्री इमेज। अभी क्या समझा रहे हैं अभी क्लियर होगा, बस आप वेट एंड वॉच करो, एग्जाम्पल के थ्रू अपन सब समझा देते हैं आपको। जैसे ये एग्जाम्पल आ गया, ठीक है, अभी क्लियर होगा। जैसे मान लो आपके पास में ए एक सेट है, फंक्शन के अकॉर्डिंग ये बी एक सेट है। यहां पर मान लो अपने पास अल्फा और दूसरा मान लो बीटा है, यहां पर मान लो गामा है, डेल्टा है, थीटा है, यहां पे ये हो गया, ठीक है। अल्फा का जो रिलेशन सेट हो रहा है वो गामा के साथ हो रहा है, और बीटा का जो है वो थीटा के साथ हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे, ध्यान से सुनिएगा, कि जो गामा है, जो ये गामा है वो इमेज है किसकी, अल्फा की, अंडर एफ एक्स यानी फंक्शन के अंडर में। थीटा इमेज है किसकी, बीटा की, किस फंक्शन के अंडर में, एफ एक्स के अंडर में। अभी क्लियर हुआ, जो चीज इमेज पर इमेज समझाई जा रही थी, आपने बोला ठीक है, आप दोबारा इसको रिपीट कीजिए, दोबारा रिपीट कर दें। देखो गामा जो है वो इमेज है किसकी, अल्फा की, थीटा है वो इमेज है किसकी, बीटा की। ये तो एक चीज होगी। अब जैसे दूसरी चीज पढ़ते हैं, दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर हमें बोला गया कि अल्फा प्री इमेज है किसकी, गामा की, बीटा प्री इमेज है किसकी, थीटा की, तो अगर आप इधर से इधर जा रहे हो तो आप इमेज बोलोगे, ठीक है, आप क्या बोलोगे, इमेज बोलोगे। आप इधर से इधर जा रहे हो तो फिर क्या बोलोगे, प्री इमेज बोलोगे। ये क्लियर होगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये वाला अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इमेज प्री इमेज क्या होता है। अब जैसे मान लो हमको ये दिया गया, नेक्स्ट अपन नोट के ऊपर चलते हैं। द सेट कंटेनिंग ऑल इमेज, मान लो सारी की सारी इमेज है वो कंटेन हो रही है अंडर फंक्शन, देन फंक्शन एफ एक्स कॉल्ड रेंज, यानी कोडोमेन की जितनी भी वैल्यू थी, भाई कोडोमेन जो था, कोडोमेन था, उसकी की सारी वैल्यूज पे इमेज बन रही है। इसका मतलब कोडोमेन किसके बराबर हो चुका है, रेंज के बराबर हो चुका है। ये चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, क्लियर हो गया। तो कोडोमेन किसके बराबर हो चुकी है हमारे पास में, कोडोमेन हो चुका है रेंज के बराबर, तो लिखेंगे कोडोमेन। क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी समझाया जाएगा, 1 सेकेंड। जैसे आप ये मानो कि हमारे पास में दो सेट दे दिए, ये वाले ए दे दिया, टू फंक्शन के अंडर के अंदर दे रखा है कोई बी सेट, ये मान लो यहाँ पे ए बी सी दे दिया, यहाँ पे मान लो ये दे दिया 1 2 3, जैसे सपोज दैट ये अपने पास में दे रखा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ए का रिलेशन 1 के साथ है,
बी का 3 के साथ है, सी का 2 के साथ है, मानो ये हमें रिलेट कर रहा है एक दूसरे से, तब हम क्या बोलेंगे कि 1 2 3 के ऊपर सबके ऊपर इमेज आ गया, इसका मतलब रेंज की जो वैल्यू है वो बराबर हो चुकी है कोडोमेन के। ये बस इस पॉइंट का समझाने का मतलब था। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे थे, देखो पीछे अपन ने बात की थी, पीछे क्या बात की थी कि वेल डिफाइंड, ये देखो यहाँ पे एक चीज लिखी थी, आपको बताया था वेल डिफाइंड फंक्शन। तो वेल डिफाइंड फंक्शन क्या होता है उसके ऊपर अपन चलते हैं। तो वेल डिफाइंड जो फंक्शन होता है ना, वो क्या होता है उसके ऊपर देखो। फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड, एक फंक्शन के डिफाइन होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए देखो। पहली अगर हम बात करें तो वो होता है कि नो एलिमेंट इन डोमेन, नो एलिमेंट इन डोमेन शुड बी लेफ्ट। हमने बोला था कि एक छूट गया इसलिए वो फंक्शन नहीं है, तो छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। विदाउट एनी इमेज, बिना इमेज के कोई भी नहीं छूटना चाहिए। दूसरा आप ये बोलोगे एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव एग्जैक्टली वन इमेज, केवल एक इमेज बननी चाहिए। यानी कहने की बात है आप ऐसे नहीं निकाल सकते दो एरो एक एलिमेंट से, ये तो पहली बात होगी। दूसरा कोई एलिमेंट है यहाँ से कुछ एरो गया ही नहीं, तो ये दोनों केस कंसिडर नहीं किए जाएंगे। अगर वो फंक्शन है तो ये चीज नहीं आएगी, ठीक है। दो चीज नहीं आने का मतलब क्या होगा कि ये दोनों अगर सेटिस्फाई हो गई तो अपना क्या बोलेंगे, वो फंक्शन है, अन्यथा नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये वाला अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाई जाती है, जैसे मान लो आपके पास में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपको कोई भी ग्राफ दिया गया, सपोज दैट पैराबोला का ग्राफ आपने देखा होगा, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। नीचे वाला सही से नहीं बना, नीचे वाला सही से बनाते। इसका मतलब कहने की बात है कि फंक्शन है कि नहीं है उसका दूसरा, ये वाई बराबर किसका ग्राफ है बताओ। तो आपने बोला एक्स की तरफ, सॉरी एक्स की तरफ खुद रहा है क्या, तो आप ये बोलो चलो ठीक है, ये तो हमारे पास में हो गया। किसका ग्राफ है बताओ, एक्स बराबर वाई स्क्वायर का है क्या, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपको करना क्या होता है। जब भी आपके पास में कोई ग्राफ दे दिया और आपको पूछ लिया गया कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तो आप वाई एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन खींच दोगे। अगर वो उस फंक्शन, उस जो ग्राफ है उसको दो बार कट कर रही है, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स की एक वैल्यू, एक्स क्या था डोमेन था, एक्स की एक वैल्यू पे वाई की दो वैल्यूज मिल रही है, और वाई की दो वैल्यूज मिल रही है, इसका मतलब क्या हो गया, वो फंक्शन है ही नहीं। यही तो अपनी बात हुई थी कि डोमेन के एक वैल्यू के ऊपर इसकी दो वैल्यूज ऐसे नहीं मिलनी चाहिए। अगर ये मिल गया तो अपना फंक्शन नहीं कहलाएगा। इसका मतलब यही था कि आपको क्या करना है, अगर ग्राफ का आइडिया लग गया और आपको पूछ लिया गया कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तो आपको लाइन खींच देनी है। वाई एक्सिस के पैरेलल की बात हो रही है, तो ये नहीं होगा, पैराबोला नहीं होता। अच्छा ये बताओ, चलो ये सारा का सारा हटा देते हैं, नेक्स्ट हटाते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक सर्कल दे दिया, अब बोल दिया गया कि ये बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है, ये वाई एक्सिस होगा, ये एक्सिस होगा। तो आपने बोला जी ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब हमने एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल में कहीं भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको दो बार कट करता हुआ दिखेगा, यानी सर्कल भी एक फंक्शन नहीं होता। आपको ये बोल दिया जाए सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, क्या ये फंक्शन है, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स की एक वैल्यू के ऊपर, एक्स की एक वैल्यू पे वाई की दो वैल्यूज मिल रही है, एक तो ऊपर मिल रही है, एक नीचे मिल रही है, समझ गए। तो सर्कल भी एक फंक्शन नहीं है। लेकिन मान लो हमें ये बोला गया कि साइन एक्स या फिर टेन एक्स का बोल दिया गया, तो टेन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है क्या। अब आप कैसे खींच दो इसका, कहीं भी खींच दो लाइन, ये एक बार ही कट करेगा। तभी तो हम क्या बोलते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन इसके अपने आप ही लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि कोई सा भी साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स आपको फॉर्मूले, सॉरी डायग्राम्स आपको पता ही है, सबके सब आपको बनाने आने लग गए होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप कभी भी वाई एक्स के पैरेलल में खींच देना, एक बार ही काटेगा। या फिर आप कभी ऐसा भी सुना होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो क्यों सुनते हैं, क्योंकि आप इनवर्स के ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ भी जानते हैं। आप वाई एक्सिस के पैरेलल में कहीं भी खींच देना, एक बार ही कट करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन का ग्राफ से कैसे चेक करते हैं पता चल गया, ग्राफ के एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन खींच दो, दो बार कट करता है तो फंक्शन नहीं है, अन्यथा है। ये बस समझाने की थी। और अगर वैसे चेक करना है तो वैसे तो आपको दिख ही रहा है ये वाली वैल्यू, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा क्या, लेट फंक्शन मानो अपने पास ये दे रखा है, देन फाइंड डोमेन बताओ इसका। तो ये तो अपन बहुत सारे कर चुके हैं पिछले क्लासेस के अंदर, उम्मीद करते हैं आप कर दोगे। एक बार बस ऐसे ही वापस वार्म अप कर रहे हैं, ऐसा मान लो। चलो बताओ क्या करोगे। तो आपने बोला था कि अगर डोमेन बताना होता है तो A/B सपोज दैट टाइप का आता है, तो B की वैल्यू 0 नहीं बननी चाहिए। B मतलब नीचे वाला x² - 4 नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब x² की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती। इसका मतलब x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती,
प्लस माइनस रूट 4 नहीं हो सकती। इसका मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस 2 नहीं हो सकती, यानी सारी रियल वैल्यूज आएंगी। डोमेन का मतलब ये होगा कि सारी रियल वैल्यूज, डोमेन ऑफ फंक्शन कितना हो गया, ऑल द रियल वैल्यूज माइनस घटा दो इसके अंदर से माइनस का 2 और 2। तो ये डोमेन तो आराम से बताना स्टार्ट कर दिया होगा, अब तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करवा दिए थे। अच्छा ये ऐसा दे दिया, मान लो अब की बार इस टाइप से दे दिया कि r प्लस से r एफ एक्स बताओ एक्स क्यूब के बराबर है, तो डोमेन क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे, यार x की क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब वैसे तो हम बता देंगे कि फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब हो गया तो इसका डोमेन r होगा, लेकिन आपको अब r नहीं बताना है। r क्यों नहीं बताना है, क्योंकि इसने बोला है कि डोमेन, देखो आपको यही तो बताया था, r प्लस से, इस फंक्शन में खुद बोल रहा है r प्लस से r में जा रहा है, तो ये जो पहली वाली वैल्यू होती है ना, ये पहली वाली वैल्यू ये तो होती है डोमेन। क्या कहलाती है, डोमेन। और ये जो होती है वो क्या कहलाती है, रेंज नहीं कहलाएगी, कोडोमेन कहलाएगी। ठीक है, किन केस कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाते हैं, कईयों में नहीं होते, तो कोड ये डोमेन है। तो अब आर नहीं बताओगे क्योंकि फंक्शन पहले ही बता दिया कि आर प्लस के लिए लिया जाएगा, तो डोमेन हमें पता चल गया आर प्लस होगा। तो व्हाट इज डोमेन, आर प्लस। ऐसे ऐसे बताना है आपकी बात, इसको देख कर बताना है। देखो इसके अंदर कुछ नहीं बता रखा था, कुछ भी कहाँ से कहाँ तक है तो हमने अपने हिसाब से बता दिया, इन जनरल ये वाला होगा, इसमें बता रखा है तो पहले ही कर लेंगे। अच्छा यहाँ पर कोडोमेन क्या हो गया, आर हो गया। आप एक बात हो, एफ एक्स की वैल्यू आप एक्स क्यूब रखो, एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है पता है क्या, सबको बताओ। तो आपने बोला जी एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा ही कुछ होता है। एक्स क्यूब का ग्राफ जब ऐसा होता है तो देखो माइनस इन्फिनिटी की भी सारी वैल्यूज कवर कर रहा है और उधर वाई एक्सिस के ऊपर पूरी प्लस की भी कर रहा है। इसका मतलब कोडोमेन और रेंज यहाँ के लिए क्या हो गए, बराबर हो चुके। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये था पूरा का पूरा फंक्शन का बेसिक, जो अपन ने बेस बना लिया था उसके बाद का पहला ये क्लास है। अब अगली क्लास के अंदर जो स्टार्ट करें वो करें क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, ओड, इवन, वन वन, इनटू, पीरियोडिक, फलाना ढिकड़ा, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, अगली क्लास के अंदर करेंगे। अभी तक आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक बार लास्ट में रिकैप दोबारा करवा देते हैं कि आज की क्लास के अंदर अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। फंक्शन के बारे में पढ़ा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर एक बात बताया कि जो पहले वाला सेट होता है उसे डोमेन कहते हैं, दूसरे वाला रेंज कहलाता है। ये डायग्राम से आपको दिखाने की कोशिश की कि किस टाइप से डोमेन, रेंज, एक फंक्शन वेल डिफाइंड कैसे कहलाता है उसके बारे में बताया। डोमेन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होता है, जबकि कोडोमेन में डिपेंडेंट होती है वैल्यूज। ये इमेज, प्री इमेज के बारे में बताया यहाँ पे क्या होता है। उसके बाद फंक्शन डिफाइन होने के लिए दो कंडीशन, पहले डोमेन के अंदर कोई सा भी छूटना नहीं चाहिए एलिमेंट, और दूसरा ये कि एक का एक के साथ रिलेशन होना चाहिए। ग्राफ की मदद से बता दिया, वाई एक्सिस के पैरेलल में लाइन खींचिए। उसके बाद में एक क्वेश्चन डोमेन का इस टाइप से कराया, दूसरा इस टाइप से। यहाँ पर आपको डोमेन आर नहीं बताना है, यहाँ पर आर प्लस बताना है। क्लियर है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छी क्लास लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।